या रिमेम्बर दैट कि इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्डी को लेकर के आज हम बात करेंगे। हार्डी को लेकर के मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स पहले भी डिस्कस किया हूँ, लेकिन फिर आज भी ये बात करूंगा कि एक तो हार्डी जो है ही वॉज बॉर्न इन 1840। हार्डी का जो जन्म हुआ है वो 1840 में हुआ है। डाइड इन 1928, और उनकी जो मौत होती है कब होती है, 1928 ईस्वी में होती है। तो हार्डी को जब आप बात करते हैं तो एक कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं कि जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये कि हार्डी वॉज अ मेलियोरिस्टिक पोएट। हार्डी कैसे थे? मेलियोरिस्टिक पोएट थे। सवाल ये उठता है कि हु इज अ मेलियोरिस्टिक पोएट। एक मेलियोरिस्टिक पोएट वह पोएट होता है जिसकी पोयम में ऑप्टिमिज्म और पिसिमिज्म दोनों चीजें नजर आती हैं, उसको मेलियोरिस्टिक पोएट कहा जाता है। तो इफ एनीवन आस्क यू हु इज अ मेलियोरिस्टिक पोएट, देन रिमेंबर दैट कि मेलियोरिस्टिक पोएट इज वन जिसकी पोयम में ऑप्टिमिज्म और पिसिमिज्म, यू फाइंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पिसिमिज्म। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, दोनों का मिक्सअप या संगम देखने को मिले तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेलियोरिस्टिक पोएट कहते हैं। और हार्डी जिस एज से बिलोंग करते हैं वह एज कौन सा था? विक्टोरियन एज था। और आप देखेंगे कि जो विक्टोरियन एज है उस एज में रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक पोएट, और आपके टेनिसन ने कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था। मैथ्यू अर्नल्ड वाज अ पिसिमिस्टिक पोएट, उन लोगों को भी हमने जिक्र किया था। तो व्हेन यू गो विद हार्डी, या जब आप हार्डी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं जहां पे आप उन्हें देखते हैं कि हार्डी से ये सारा कुछ जो है पॉइंट्स बनता है जो हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। एक तो मेलियोरिस्टिक पोएट का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हार्डी ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज। हार्डी जो है विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करते हैं, उसको ब्रिजिंग का काम करते हैं। यह एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हार्डी है वो कैसे पोएट थे? मेलियरिस्टिक पोएट थे। किस एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। कब पैदा हुए? ही वॉज बॉर्न इन 1840, डाइड इन 1928। 1840 में उनका जन्म हुआ, 1928 में उनकी मौत हुई है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है। दूसरा चीज हार्डी की अगर आप कंटेम्प्रेरी की बात करेंगे तो टेनिसन है। टेनिसन के अलावा आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग है, मैथ्यू अर्नोल्ड है। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो यू कैन जस्ट सी जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रहा है उसको आप देख सकते हैं। या जो है इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के अलावा, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का मतलब ऑक्सफोर्ड ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो इंग्लैंड में विक्टोरियन एज में हुआ था, जिसमें जॉन केबल वगैरह प्रोज राइटर के रूप में आए हुए हैं। या इसके अलावा प्री रैफेलिट मूवमेंट ऑफ पोइट्री जिसमें एसी स्विनबर्न है, डीजी रॉसेटी है, क्रिस्टीना रॉसेटी है, वो सब भी इनके जमाने में रहा है। एंड एक्सेप्ट इट यू सी कि एक ऐसे पोएट है जिनका जो कि मॉडर्न एज में भी इनके वर्क देखने को मिलते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंट जो पोएम्स है वो उस इम्पोर्टेंट पोएम्स में आप देखेंगे डार्कलिंग थ्रश है, आफ्टर वर्ड्स है, द वाइसेस है, और कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेन्स है, टू एन अनबार पॉपर चाइल्ड है, ड्रमर हॉज है। तो ये सब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जिसमें मेलियोरिस्टिक अप्रोच भी रहा है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि बहुत बेसिक पॉइंट्स है, और एक रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में फेमस रहे हैं। इनकी नावल का जो सेटिंग है वेसेक्स नाम की जगह पर है। जो इम्पोर्टेंट नावल है उसमें अंडर द ग्रीन वुड ट्री है, टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड है, जूड द ऑब्स्क्योर है जिसको बैन कर दिया गया था ऑब्ससेनिटी की वजह से। इसके अलावा फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है, बहुत सारा। तो एज अ ड्रामेटिस्ट भी, एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, एज अ पोएट। और इनका जो है एक लिरिकल ड्रामा था जिसका नाम था डायनेस्ट, जो 1904 में आता है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के जिक्र किया जाता है। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना चाहिए। इनका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है इमानेंट विल, IMMANENT, इमानेंट विल, WILL। जो कॉन्सेप्ट इमानेंट विल का है वह कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हार्डी की जो सोच है या हार्डी जो सोचते थे वो ये सोचते थे कि कोई ना कोई शक्ति शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, और उसी में हमारा अपना, वही हमारा लक या वही हमारा भाग्य डिसाइड करती है। तो हार्डी इमानेंट विल, उस पार को, उस शक्ति को क्या कहते हैं? इमानेंट विल कहते हैं। यह भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हार्डी के वर्क में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हार्डी का जो जन्म हुआ है
वह एक स्मॉल हैमलेट में, एक छोटे से हैमलेट में, हैमलेट हिंदी में पूर्वा कहा जाता है। हैमलेट का जो ड्रामा का स्पेलिंग कैरेक्टर का है वही वही सेम स्पेलिंग हैमलेट, HAMLET। गांव तो वो नहीं कहा जा सकता, गांव का एक छोटा सा हिस्सा जो किनारे बसा होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको हैमलेट कहा जाता है। एंड यू विल कम टू नो कि उस हैमलेट में जिसका नाम क्या था, हायर बॉकहैम्पटन, हायर बॉकहैम्पटन नाम था उस हैमलेट का। और कहाँ पर, डॉर्चेस्टर नियर डॉर्सेट इन इंग्लैंड। डॉर्चेस्टर जो है जगह का नाम है, उस डॉर्चेस्टर नाम की जगह पर आपका एक छोटा सा हैमलेट था जिसका नाम हायर बॉक हैम्पटन था, वहां पे उनका जन्म हुआ था। अगर हमें कुछ नहीं याद रहता तो इतना जरूर कि ही वॉज बॉर्न इन 1840 इन डॉर्चेस्टर, डॉर्चेस्टर नाम की जगह पर, इन डॉर्सेट, डॉर्सेट के डॉर्चेस्टर नाम की जगह पर, डॉर्सेट DORSET, ये सब कहाँ, इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड के डॉर्सेट में डॉर्चेस्टर नाम की जगह पे उनका जन्म हुआ है। कब पैदा हुए, 1840 में। अगर 1840 में पैदा होते हैं इट मीन्स दैट कि विक्टोरियन एज था, विक्टोरियन एज डाउट डिस्प्यूट डिस्ट्रैक्शन का एज, विक्टोरियन एज वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नॉवेल। जो विक्टोरियन एज रहा है उसमें पोइट्री भी आई है, पोएट्स के नाम मैंने आपको पहले भी बताए हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो फेमस रहा विक्टोरियन एज, किसके लिए फेमस रहा, नॉवेल के लिए फेमस रहा। तो उसी में से एक बड़े नॉवलिस्ट हार्डी का जन्म 1840 में होता है। और जब 1840 में वो बॉर्न होते हैं तो कहाँ पर, इंग्लैंड के डॉरेस्ट और डॉर्चेस्टर में। जो उनके फादर थे वो जो है वायलिनिस्ट थे, वायलिन वगैरह से उनका जुड़ाव था, वो वहां से जुड़े हुए थे। और बिल्डर भी थे, फादर वायलिनिस्ट और बिल्डर थे। और उनके फादर का भी नाम था टॉमस हार्डी। तो बहुत सिंपल सा है कि फादर का भी नाम थॉमस हार्डी, बेटे का भी नाम थॉमस हार्डी, और जो फादर थे वो क्या थे, वायलिनिस्ट थे, फादर वाज अ वायलिनिस्ट। सो रिमेम्बर दैट कि उनके जो फादर थे उनका नाम थॉमस हार्डी था, फादर क्या थे, वायलिनिस्ट थे और एक बिल्डर थे। साथ ही साथ जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ का नाम क्या, मतलब जो टॉमस हार्डी की जो अ, माँ रही थी, वो जो है कौन सी थी, लेमिमा हैंड, लेमिमा हैंड उनकी माँ का नाम। तो इट मीन्स कि थॉमस हार्डी जो उनके फादर थे उस परिवार को लेकर के बात की जा रही। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दिस क्लास वी आर टेकिंग हार्डी। हार्डी वाज बोर्न इन 1840, डाइड इन 1928। ही ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एजेस, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। हार्डी इज फेमस एज अ नॉवलिस्ट, ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन इरा। और उनका नावल जो है रीजनल नावल, उनके नावल की सेटिंग वेसेक्स नाम की जगह पर है। एज अ पोएट भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और उनके जो फादर हैं उनका नाम थॉमस हार्डी, और जो उनकी माँ है लेमिमा हैंड, LEMIMA, लेमिमा हैंड। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उनकी जो फैमिली थी एंग्लिकन फैमिली थी, एंग्लिकन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थी। हार्डी का अपना अफेयर था, किसके साथ था, टाइफेना स्पार्क के साथ। टाइफेना स्पार्क, हार्डी हैड अफेयर विद टाइफेना स्पार्क, TYPHENA, टाइफेना, TYPHENA, टाइफेना स्पार्क, SPARK। तो जो हार्डी रहे हैं, हार्डी का अफेयर किसके साथ था, टाइफेना स्पार्क। फिर से मैं उनके पेरेंट्स को लेकर के या उनके उनकी बिलव्ड को लेकर के आपको बताना चाहूंगा कि हार्डी के जो फादर हैं उनका क्या नाम था, थॉमस हार्डी था। हार्डी की माँ का क्या नाम है, लेमिमा हैंड, LEMIMA, लेमिमा हैंड, HAND। उसके बाद हमें जो एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि उनका जो जन्म हुआ है कहाँ पे, डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट, इंग्लैंड में हुआ है। और हार्डी की जो बिलव्ड है उनका क्या नाम है, टाइफेना स्पार्क, TYPHENA, टाइफेना स्पार्क। हार्डी की जो मैरिज होती, बिलव्ड तो ठीक है, उनकी कजिन उनकी बिलव्ड थी टाइफेना स्पार्क। और हार्डी की जो मैरिज हुई है वह इम्मा लेविनिया गिफार्ड से हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी का जन्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर का नाम थॉमस हार्डी, माँ का नाम लेमिमा हैंड। किस एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। दो एजेस को जोड़ने का काम करते हैं, विक्टोरियन और मॉडर्न एज। इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे,
टेनिसन थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, मैथ्यू अर्नोल्ड थे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वगैरह के जो पोएट्स वगैरह थे, जो राइटर थे, और जो आपके ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के जो राइटर वगैरह थे, वो सब तो ठीक है, उन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन इनके साथ रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाद में इनका अपना लाइफ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। जैसे इन्होंने जीवी शाह को भी देखा, उनके वर्क को भी देखा, इन्होंने हेनरिक इब्सन को भी देखा, उनके वर्क को भी देखा। और एक ग्रुप आता है 1990s करके, जो लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एज में आता है। वहां के जो राइटर्स हैं, जिसमें ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे करके आता है, वो सब चीजें जो तो उन उन सब के जमाने को भी इन्होंने देखा हुआ है। तो हार्डी एक ऐसे राइटर थे जिनका कंट्रीब्यूशन नॉवेल में भी, जिनका कंट्रीब्यूशन पोइट्री में भी, और पोइट्री उनका विक्टोरियन स्पिरिट उसमें है। विक्टोरियन स्पिरिट के साथ साथ मॉडर्निज्म का भी थॉट है, जैसे वो वार के बारे में लेकर के लिखते हैं। मेलियोरिस्टिक पोएट रहे हैं, वेयर यू फाइंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो मैरिज हुई है किसके साथ हुई है? इम्मा लेविनिया गिफार्ड। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये चीज पूछा जा चुका है कि ही मैरिड विद हुम, ही मैरिड विद इम्मा, EMMA, इमा लेविनिया, LAVINIA, लेविनिया गिफार्ड, GIFFORD, गिफार्ड। कब? 1874 ईस्वी में होती है। और उसी साल उनकी नावल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश होती है। इम्मा लेविनिया गिफार्ड से उनकी मैरिज 1870 में होती है, और उसी साल उनकी नावल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश होती है। तो एक कॉमन पॉइंट है कि उनकी नावल आती है। फादर का नाम क्या बताए थे? थॉमस हार्डी बताए थे। माँ का नाम क्या बताए थे? लेमिमा हैंड, LEMIMA, लेमिमा हैंड, HAND बताया गया था। उनकी जो बिलव्ड थी, क्या नाम बताया गया था? टाइफेना स्पार्क, TYPHENA, टाइफेना स्पार्क। कब पैदा हुए? 1840 में। मौत कब होती है? 1928 में। मैरिज किससे होती है? इम्मा लेविनिया गिफार्ड से 1874 में, और उसी समय उनकी नावल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनकी उनका अपना जो एक और वर्क था, जूड द ऑब्सक्योर। ये जूड द ऑब्सक्योर जो था, इसको बैन कर दिया गया था। और इसके बैन के पीछे जो है रीजन क्या था? उसके बैन के पीछे रीजन था, उसमें ऑब्स्टिनिटी थी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी किस नावल को बैन कर दिया गया था। तो उनकी जो नावल है उसका क्या नाम है? जूड द ऑब्सक्योर, OBSCURE। जूड द ऑब्सक्योर को बैन कर दिया गया था। और ये जो है और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि इनकी जो वाइफ थी इम्मा लेविनिया गिफार्ड, इन्होंने इसको पब्लिश कराने से मना भी किया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इनकी वाइफ इम्मा लेविनिया गिफार्ड किस नावल को पब्लिश करने से मना कर रही थी कि ये नावल आप ना पब्लिश करिए, इसको सोसाइटी या लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो उस नावल का नाम है जूड द ऑब्सक्योर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नावल? जूड द ऑब्सक्योर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उनका जो नावल है जूड द ऑब्सक्योर, जो बैन कर दिया गया था, पब्लिश नहीं हुआ था, उस उनकी वाइफ भी कह रही थी कि इसमें इमोरलिटी है, अच्छी बातें नहीं बताई गई हैं, ऑब्स्टिनिटी है, और द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट, और इसे बैन कर दिया। बैन तो नहीं, मतलब वो चाहती इसे ना पब्लिश किया जाए। बाद में उसको जो है बैन भी कर दिया गया था, केवल किसकी वजह से? इमोरलिटी या ऑब्स्टिनिटी की वजह से। और जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस जगह का नाम डॉर्चेस्टर इन डॉरेस्ट, डॉर्चेस्टर इन डॉरेस्ट, और ये कहाँ पे? इंग्लैंड में है। उसी जो है रीजन को, जो टू द रीजन ऑफ डॉरेस्ट, डॉरेस्ट शायर, डॉरेस्ट शायर जगह का नाम है। डॉरेस्ट शायर को ही हार्डी ने वेसेक्स में परिवर्तित कर दिया। वेसेक्स एक काल्पनिक नेम है। जो वेसेक्स है यह काल्पनिक नेम है, और यह जो वेसेक्स है किसके लिए आया है? डॉरेस्ट शायर के लिए, जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उनका बचपना बीता, उस गांव को, वहाँ की गलियां, वहाँ की जो खूबसूरती थी, वहाँ का जो कल्चर था, आबो हवा थी, जो लोग थे, उसको लेकर के उन्होंने नावल लिखा। मतलब अपनी हर नावल की सेटिंग उन्होंने वहाँ पे दिखाया। तो रियल में उस जगह का नाम क्या था? डॉरेस्ट शायर था।
लेकिन उस जगह को उन्होंने एक इमेजिनेटिव नेम दे दिया। वह कौन सा नेम दे दिया? वेसेक्स दे दिया। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि उनकी नावल की सेटिंग कहाँ पर है, तो उनकी नावल की सेटिंग कहाँ पे है? वेसेक्स में है। नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी नावल की सेटिंग तो वेसेक्स में है, लेकिन ये जो वेसेक्स है यह इमेजिनेटिव नेम है। किसका इमेजिनेटिव नेम है? डॉरेस्ट शायर का। डॉरेस्ट शायर क्या है? वह जगह है जहां पे हार्डी पैदा हुए थे। फिर से मैं आपको सुकून से समराइज करना चाहता हूँ। फादर का नाम क्या था? थॉमस हार्डी था। हार्डी कब पैदा हुए? 1840 में पैदा हुए हैं। उनकी मौत कब हुई है? 1928 ईस्वी में हुई है। हार्डी के जिस जगह पैदा हुए थे उसका नाम क्या था? डॉर्चेस्टर इन डॉरेस्ट इंग्लैंड। वही जो डॉर्चेस्टर है, डॉर्चेस्टर शायर अगर हम कह दें, उसी का इमेजिनेटिव नाम वेसेक्स है। हार्डी की जो बिलव्ड है उनका नाम टाइफेना स्पार्क है। हार्डी के फादर का नाम थॉमस हार्डी है। उनकी माँ का नाम लेमिमा हैंड है। हार्डी की जो शादी हुई थी इम्मा लेविनिया गिफार्ड से 1874 में हुई है। उसी साल एक नावल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश होता है। और आप ये देखेंगे कि उनकी जो पहली वाइफ थी हार्डी की, जो जिससे उनकी शादी हुई थी, दैट वाज इमा लेविनिया गिफार्ड। उन्होंने हार्डी के नावल जूड द ऑब्सक्योर को ये कहा इसे आप पब्लिश ना कराइए क्योंकि इसमें ऑब्स्टिनिटी है और इमोरलिटी है, और बाद में इसको बैन भी कर दिया जाता। तो यहाँ तक हमने बताया, और मैंने आपको ये बताया जिस जगह वो पैदा हुए, जहाँ पे उनका बचपन जो है गुजरा बीता, उसका नाम क्या था? डॉर्सेस्ट शायर था। उसी को इमेजिनेटिव नेम उन्होंने वेसेक्स नाम दिया और अपनी नावल में उन्होंने उसको दिखाया है। उनकी नावल का मैंने बताया बहुत सारी इंपॉर्टेंट नावल है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव है। तो मैं कुछ नावल का नाम बता दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872 में पब्लिश होती है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872 में पब्लिश होती है, यह इनकी पहली नावल है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में पब्लिश होती है। और ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसका टाइटिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका टाइटिल उन्होंने थॉमस ग्रे की एलजी एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से लिया है। तो ये क्वेश्चन एक बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नावल इनका जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड रहा है, इसका टाइटिल उन्होंने कहाँ से लिया है? तो इसका टाइटिल उन्होंने कहाँ से लिया है? इसका टाइटिल उन्होंने थॉमस ग्रे की जो एलजी है, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से उन्होंने लिया है। किन्होंने लिया है? हार्डी ने लिया हुआ है। इनका एक नावल और है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में। द रिटर्न ऑफ द नेटिव पब्लिश होती है। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1886 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नावल है जिसमें दिखाया गया कि एक औरत को बेच दिया जाता है। हेंचर्ड जो मेयर है वो अपनी वाइफ को बेच देता है, सुजन्ना को, और उसकी बेटी एलिजाबेथ है। तो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में एक लाचार असहाय औरत की कहानी है, जो एक उसका हस्बैंड ड्रिंकर है एंड ही शोल्स हिज वाइफ। तो ये मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज कब आती है? 1886 ईस्वी में आती है। एक उनका नावल है द वुडलैंडर्स है, 1887 में आई है। द वुडलैंडर्स। टेस्ट ऑफ द डीप उर्बा वाइल्ड है, ये कब आई है? 1891 में आई है। जूड द ऑब्सक्योर 1895 में आई है। जूड द ऑब्सक्योर कब आई है? 1895 में आई है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने इनके नावल को बताया, और उनके और भी नावल हैं जिसको आप किसमें डिवाइड कर सकते हैं? रोमांसेस और फैंटेसीज में। उनके नावल और भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया है। रोमांसेस और फैंटेसीज में है, जिसमें एक उनका नावल है अ पेयर ऑफ ब्लू आईज 1873 में आती है। द ट्रम्पेट मेजर 1880 में आती है। द वेल बिलव्ड है। उसके अलावा अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स है। टू ऑन अ स्टार है। ये सब रही है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि कुछ नाम और उसकी डेट आपको भूलना नहीं है। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। वो कौन कौन सी चीज है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872 में। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 में। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में।
द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1886 में, द वुडलैंडर्स 1887 में, टेस ऑफ द डी उर्बा वाइल्ड्स 1891 में एंड जूड द ऑब्सक्योर 1895 में। रोमांसेस में उनका जैसे अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में, द ट्रम्पेट मेजर 1880 में। ये सब तो कम से कम हमें ध्यान में रखना है। एक और उनका था डेस्परेट रेमेडीज 1891 में, डेस्परेट रेमेडीज का भी ध्यान में रखना है 1891 में। एक और उनका वर्क है द हार्ट ऑफ इथल बर्था 1876 में। इसका डेट और नाम बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और है अलायोडीसियन। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये सब चीजें रखी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री उनका पहला नावल, तो पहले नावल तो मतलब पहला सक्सेसफुल नावल अंडर द ग्रीन वुड ट्री रहा है। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने एक नावल लिखा था द पुअर मैन एंड द लेडी, ये इनका पहला नावल था। तो अगर ये चीज आता है कि पहला नावल द पुअर मैन एंड द लेडी ये 1867 में आता है, लेकिन जो है ये कभी पब्लिश नहीं हुआ। लिखा तो गया लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। और अगर पब्लिश्ड फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो पब्लिश्ड फॉर्म में जो उनका नावल आया हुआ वह कौन सा रहा है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री उनका सक्सेसफुल नावल था और पहला पब्लिश्ड नावल था। केवल पहला नावल जो रिटन तो किया गया लेकिन कभी पब्लिश नहीं हुआ। वो चीज क्या रहा है, द पुअर मैन एंड द लेडी। एंड रिमेम्बर दैट कि इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो हमें पता होना चाहिए। एक तो हार्डी को एक पुरस्कार मिलता है जिसका नाम है आर्डर ऑफ मेरिट, वो 1910 में मिला हुआ है। हार्डी की पहली वाइफ जो अभी मैंने आपको बताया था जिसका नाम इम्मा लेविनिया गिफार्ड था, इनकी मौत 1912 में होती है। उसके बाद हार्डी ने अपने सेक्रेटरी से मैरिज किया था और उनकी सेक्रेटरी का नाम था फ्लोरेंस इमाइली डगडेल। उनकी सेक्रेटरी का क्या नाम है, फ्लोरेंस इमाइली डगडेल। फ्लोरेंस FLORENC, फ्लोरेंस इमाइली EMILY, इमाइली डगडेल DUGDALE। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं तब आपको लगता है या यहाँ यहाँ पे ये चीजें रही हैं। उनमें से एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि उनको एक जो है पुरस्कार मिलता है जिसका नाम है आर्डर ऑफ मेरिट। आर्डर ऑफ मेरिट उनको कब मिलता है, 1910 में मिलता है। आर्डर ऑफ मेरिट यू गेट कब, 1910 में। और 1912 में यू फाइंड दैट कि उनकी पहली वाइफ की मौत हो जाती है। 1912 में उनकी पहली वाइफ की मौत होती है। 1914 में अपनी फर्स्ट वाइफ की मौत के बाद 1914 में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से मैरिज किया और उनकी सेक्रेटरी का नाम क्या था, फ्लोरेंस इमाइली डगडेल। फ्लोरेंस इमाइली डगडेल, यह उनके किसका नाम था, यह उनके सेक्रेटरी का नाम था जो उनसे काफी जूनियर थी, 39 ईयर्स जूनियर थी। हार्डी की जो मौत होती है 1928 में होती है और उनको जो है द लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियंस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको क्या कहा जाता है, द लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियंस, विक्टोरियंस के अ, अंतिम महान राइटर, अंतिम महान नावलिस्ट, अंतिम महान कवि। और उनको ये भी टाइटल दिया गया कि ही ब्रिजेस विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज, वो विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करते हैं। GM हॉपकिंस को पहला मॉडर्न पोएट कहा जाता है। ये मैं थोड़ा सा जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक बार और उसको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। और उनको दफन जो किया गया कहाँ पे, वेस्टमिंस्टर अबे में। वेस्टमिंस्टर अबे को पोएट कॉर्नर कहा गया जहाँ पे इंग्लैंड के जो ग्रेट सोल्स थे उनको वहां पे दफन किया गया है। तो इनको वेस्टमिंस्टर अबे में इनको दफन किया गया। और हार्डी ने अपनी जो करियर की शुरुआत की है एज अ नावलिस्ट, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ नावलिस्ट की है। बीच में उन्होंने नावल लिखना त्याग दिया था, फिर उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि हार्डी स्टार्टेड, आता क्या आ चुका है, पूछा भी गया है, तो हार्डी स्टार्टेड हिज करियर एज अ नावलिस्ट। हार्डी ने अपने करियर को जो शुरू किया वह कैसे शुरू किया, नावलिस्ट के रूप में शुरू किया। एंड यू विल कम टू नो कि
उन्होंने बाद में 1895 में नावल लिखना बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? 1895 में उन्होंने नावल लिखना बंद कर दिया और तब क्या लिखना शुरू किया? पोइट्री लिखना उन्होंने शुरू किया। और उनको और क्या कहा जाता है? द लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियंस। जो भी विक्टोरियंस राइटर्स थे उनमें से उनको लास्ट कहा जाता है। कहाँ दफन किए गए? वेस्टमिंस्टर अबे में दफन किए गए। करियर कैसे शुरू किया? एज अ नॉवलिस्ट शुरू किया। 1895 में नावल लिखना बंद कर दिया, फिर उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। उनका एक लिरिकल ड्रामा है जिसका नाम क्या है? द डायनेस्ट। वह कब आता है? 1904 में आता है। वह किससे रिलेटेड है? वाटरलू वार से नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के उसमें बात कही गई है। और अगर आप देखेंगे कि रिचर्ड ब्लैकमर एक क्रिटिक है, रिचर्ड ब्लैकमर बड़े क्रिटिक है। रिचर्ड ब्लैकमर कहते हैं हार्डी के बारे में, ही वायलेटेड ही सेंसिबिलिटी विद आइडियाज। उन्होंने अपनी जो है सेंसिबिलिटी को, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट को, अपने विचारों से जो है क्या किया? उसका उल्लंघन किया। मतलब उनकी उनकी जो सेंसिबिलिटी थी कुछ और थी और उनके विचार कुछ और थे। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है रिचर्ड ब्लैकमर ने। और रिचर्ड ब्लैकमर ने क्या कहा है? रिचर्ड ब्लैकमर कहते हैं ही वायलेटेड, ही का मतलब कौन? हार्डी ने। हार्डी वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज। हार्डी ने अपनी सेंसिबिलिटी को वायलेट किया। कैसे वायलेट किया? आइडियाज के थ्रू वायलेट किया। होरेस माउले एक क्रिटिक है। होरेस माउले एक उनके दोस्त थे। और होरेस माउले ने उनकी लाइफ पर बहुत ज्यादा असर डाला। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि हार्डी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे, तो हार्डी अगर किसी से प्रभावित थे तो होरेस माउले से। किससे प्रभावित थे? होरेस माउले, HORAC, होरेस माउले, MOULE। तो यू विल कम टू नो कि उनका जो प्रभाव था वह किससे था? होरेस माउले से बहुत ज्यादा रहा है। यह भी एक पॉइंट देखने लायक है। तो मैं फिर से बता दूं कि हार्डी ने 1895 में नावल लिखना त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने क्या लिखना शुरू किया? पोइट्री लिखना शुरू किया। रिचर्ड ब्लैकमर ने ये कहा है कि हार्डी वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज। होरेस माउले उनके दोस्त थे जिन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया या उनके जीवन पर गहरा असर डाला। वो कौन रहे? होरेस माउले रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि थॉमस हार्डी ने एक अपना आर्टिकल पब्लिश कराया था। थॉमस हार्डी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट आर्टिकल हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। उनका एक आर्टिकल आया था, उसका क्या नाम था? हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। मैं अपने आप को कैसे एक घर में बनाऊं या कैसे एक घर में तब्दील करूं। और यह आर्टिकल 1865 में पब्लिश होता है। किसमें पब्लिश होता है? चैम्बर ऑयल मैगजीन में पब्लिश होता है। तो अभी तक की जो मैंने क्लास ली है उस क्लास में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन अगर मैं उसको समराइज करूं तो मैं फिर से मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा कि हार्डी विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक था। विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रक्शन। ये स्टेटमेंट मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है अपनी पोयम मेमोरियल वर्सेस में। जो उनकी पोयम मेमोरियल वर्सेस है उसमें उन्होंने गेटे, बायरन और विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के बात किया है। वर्ड्सवर्थ को उन्होंने सुपीरियर माना है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ compromise between science and religion, clash between spirituality and materialistic life। आप देखते हैं इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट, साम्राज्यवादी नीतियां आप देखते हैं। चार्ल्स डार्विन का वर्क ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में पब्लिश हुआ। और इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1848 में, या उसी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा जाता है जो एक रिलीजियस मूवमेंट था जिसमें एक नाम जॉन केबल का आता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो विक्टोरियन एज रहा है, फर्स्ट रिफॉर्म बिल 1832 में पेश किया गया। इसके अलावा एक और पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि इसी समय लॉर्ड मैकाले आते हैं जिनका अपना एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह को लेकर के वो बात करते हैं। इसी समय क्वीन विक्टोरिया जब मैनेज करती तो क्वीन विक्टोरिया के समय में ही इंडिया में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है। और उसमें बहादुर शाह जफर के डिफीट होने के बाद जो भारत पे जो शासन होता है वो इंग्लैंड का, किसी कंपनी का नहीं रहता। 1857 से पहले इंग्लैंड पे
जो हुकूमत कर रहे थे वो लोग कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। और जो विक्टोरियन एज है वो नावल के लिए फेमस है। नावलिस्ट में जाजिलियट एक बड़ा नाम है, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, मैरी एन इवांस, अभी कल हम लोग बात किए थे। चार्ल्स डिकेंस एक बड़ा नाम है, जो है नावल नावल तो ऐसा लिखते हैं रियलिस्टिक नावल या नावल ऑफ रिफॉर्मेशन, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन को, बोर्डिंग सिस्टम को लेके वो बात करते हैं। तो नावलिस्ट में ये तीन नाम, इसके अलावा उस समय और भी नावल आया था, सिल्वर फॉक्स नावल आया हुआ था। पोइट्री में एक मूवमेंट आता है, वह मूवमेंट कौन सा था, आपका आप कह सकते हैं प्री राफेलिट मूवमेंट, जिसमें डीजी रासिटी, क्रिस्टीना रासिटी, एसी स्विनबर्न, जो लोग जॉन कीट्स से, जॉन मिल्टन से, वर्ड्सवर्थ से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हार्डी है वो विक्टोरियन एज के लास्ट दशक को बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी मौत 1928 में हुई है। तो हार्डी का जो वर्क है 70 के बाद से ज्यादातर उनके वर्क में आप देखेंगे काम होना शुरू होता है। तो जो विक्टोरियन एज का जो 25 साल का जो विक्टोरियन एज का समय था उन्होंने उसमें लिखा, ज्यादातर उसमें उनके काम आए हुए हैं। तो उसमें एक ग्रुप आता है जिसको नाटी नाइनटीज कहा जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ राइटर्स था जो उस समय के का जो सिस्टम था, जो वे ऑफ राइटिंग था उससे अलग हट करके लिखते थे, जिसमें मैंने बताया कि ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे था, हेनरी किप्सन का डार्क हाउस रहा है, और लोग ऐसे ही ड्रामा में जीवी शाह का भी आना हो चुका था, और कुछ राइटर्स आप पाते हैं। तो इसी तरह से एक बड़े राइटर का आना होता है जिनका नाम हार्डी है, और वो 1840 में पैदा हुए हैं, 1928 में उनकी मौत हुई है। डॉर्चेस्टर इन डॉरेस इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ है। उनके फादर का नाम थॉमस हार्डी है, माँ का नाम लेमिमा हैंड है, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि उनका अफेयर था टाइफेना स्पार्क, उनकी कजिन थी। लेकिन उनकी जो मैरिज होती है इम्मा लेविनिया गिफार्ड से 1874 में होती है। जब उनकी मैरिज इम्मा लेविनिया गिफार्ड से 1874 में होती, तो उसी समय उनका एक नॉवेल आता है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जो नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसकी टाइटल जो है कहाँ से लिया गया है, थॉमस ग्रे का पोयम एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है। और इनकी जो पहली वाइफ थी इम्मा लेविनिया गिफार्ड, इन्होंने हार्डी से कहा कि आप जो है अपनी एक नावल जूड द ऑब्सक्योर को पब्लिश ना कराई, क्योंकि इसमें ऑब्ससिनिटी है, इमोरलिटी है, अच्छी बातें नहीं बताई गई है। तो आप देखेंगे बाद में बल्कि उस नावल को बैन भी कर दिया जाता है। और इनके नावल की सेटिंग वेसेक्स है, वो एक रीजनल नावलिस्ट है। जो वेसेक्स है यह एक इमेजिनेटिव नेम है। रियली में वह किसको इंडिकेट करता है, डॉर्चेस्टर शायर को इंडिकेट करता है। डॉर्चेस्टर शायर वह जगह है जहाँ ये पैदा हुए, पले बढ़े, अपना इनका बचपना बीता, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का आप कह सकते हैं कि जो लोग थे उनका अपना रहना उठना, वे ऑफ लिविंग, उन सब चीजों को लेकर के इन्होंने अपनी नावल में बात की है। इनको 1910 में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिलता है। 1912 में इनकी पहली वाइफ इम्मा लेविनिया गिफॉर्ड की मौत हो जाती है। उसके बाद ये अपनी सेक्रेटरी 1914 में अपनी सेक्रेटरी से शादी करते हैं, और जो इनकी सेक्रेटरी रही हैं उनका क्या नाम था, फ्लोरेंस इमाइली डगडेल। इनकी सेक्रेटरी का क्या नाम था, फ्लोरेंस इमाइली डगडेल से उन्होंने मैरिज किया, जो उनसे 39 साल छोटी थी, और मतलब ये बड़े थे, वो 39 साल छोटी थी। तो 1928 में जब इनकी मौत होती है, तब जो बड़े क्रिटिक्स थे तो उन्होंने कहा कि द लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियंस लेफ्ट अस, विक्टोरियन एज के महान कवि, महान राइटर ने हमें छोड़ दिया। इनको जो दफन किया गया वेस्टमिंस्टर अबे में दफन किया गया, जिसको हम पोएट्स कार्नर भी कहते हैं। मतलब इंग्लैंड के जो ग्रेट सोल्स हैं, जो ग्रेट लिटरेरी फिगर्स हैं, उनको वहां पे दफन किया गया है। 1895 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ नॉवलिस्ट की। 1895 में इन्होंने नावल लिखना बंद कर दिया, उसके बाद इन्होंने पोइट्री लिखा। रिचर्ड ब्लैकमर एक क्रिटिक है जो इनके बारे में कहते हैं कि ही वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज, ही वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज। इनके ऊपर जो फर्क था, एक इनके दोस्त थे, उन्होंने बहुत इनको प्रभावित किया। उनका नाम था हैरिस माउली। हैरिस की स्पेलिंग HARAC, हारेस माउले, MOULE। तो उनके दोस्त ने उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इनका एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल का नाम था हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस इन चैम्बर एंड मैगजीन में, 1865 में पब्लिश होता है। तो यह उनका पहला वर्क कहा जा सकता है। उनका एक आर्टिकल आता है जो
चैम्बर एंड मैगजीन में पब्लिश होता है। बाकी मैंने बताया इनकी नावल है, इनकी नावल को 3 ग्रुप में बाँटा गया है। नावल ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट, पहला जो ग्रुप है जिसमें कैरेक्टर को और एनवायरनमेंट को लेकर के बात कही गई है उसको नावल ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट कहा गया है। उसमें आपका अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872 में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874, द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1886, द वुडलैंडर्स 1887, केस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड 1891 एंड जूड द ऑब्सक्योर 1895। इतनी सारी चीज आती है। और दूसरा नावल का जो ग्रुप है उसका नाम है रोमांसेस एंड फैंटेसीज, उसमें अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873, द ट्रम्पेट मेजर 1880 में, द वेल बिलव्ड अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स, टू अनटार, ये सब आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉवेल्स ऑफ इंजीनिटी आती है, जिसमें जो है एक है डेस्परेट रेमेडीज है 1891 में, द हार्ड ऑफ इथलबर्टा 1876 में, अ लायोडीसियन 1881 में। ये ये चीज आता है। बस मैं यहीं तक वो करूंगा। वी विल मीट टुमारो, कल हम उससे बात करेंगे।